तो हम शुरू करते हैं। पहले जो है हम बुक्स वाला पार्ट देख लेते हैं कि हॉर्टिकल्चर में क्या क्या आपकी बुक्स में पार्ट्स मेंशन्ड है या क्या क्या पॉइंट्स और फैक्ट्स जो है बुक में मेंशन्ड है। बाकी फिर हम इसको जो है इकोनॉमिक सर्वे से रिलेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, टॉपिक है आज का हॉर्टिकल्चर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, याद रखना ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर। वेरी गुड आफ्टरनून मैम। तो हॉर्टिकल्चर में हम जो है सबसे पहले डिस्कस करेंगे बुक्स वाला पार्ट। मैंने ऊपर मेंशन करके रखा है फैक्चुअल जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है। सबसे पहला ये मेंस का टॉपिक भी है आपके, कौन कौन से हिमाचल प्रदेश में एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है, मतलब कौन कौन से एरिया में क्या क्या चीजें लगती है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ध्यान से देखना, मैंने आपको पहले भी ये करा रखा है कि आपको जोन्स जो है वो सब डिवाइड किए गए हैं। जैसे नीचे वाला जो एरिया है लोअर शिवालिक, इसको शिवालिक हिल्स बोलते हैं, जिसकी हाइट जो है 800 मीटर और उससे अबव आ जाती है। तो शिवालिक हिल जोन जो है वहां पे कितना परसेंट एरिया कल्टीवेटेड एरिया है? 33%। फिर अगर हम मिडल हिल जोन्स में जाएं तो वहां पे 800 से 1600 मीटर की हाइट पे जो है उसको मिडल हिल जोन्स में कंसीडर किया जाता है। और इस वाले एरिया में जोग्राफिकल एरिया आपका 32% है। बट अगर हम कल्टीवेशन के बेसिस पे देखें कि कल्टीवेबल एरिया जो है वो सबसे ज्यादा आपका मिडल हिल में ही है, मिड हिल जोन्स में 53%, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट 1600 मीटर एंड अबव, इससे जो हाइट अबव हाइट के जो भी आपके हिल्स है उसको हाई हिल जोन में डाला गया है। और इसमें बोला गया है कि इस हाई हिल जोन जो है इसका जो जोग्राफिकल एरिया है वो 25% है। और अगर हम कल्टीवेशन की बात माने तो यहाँ पे 11% जो है वो आपकी कल्टीवेशन हो रही है। ये डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक बार प्रीलिम्स में भी आ चुका है कि कितना जोग्राफिकल एरिया है और कितनी कल्टीवेबल लैंड है। और कोल्ड जो ड्राई ड्राई एरिया है वो आपका 2700 मीटर और अबव जो हाइट के आपके एल्टीट्यूड है वहां पे पाया जाता है कोल्ड ड्राई जोन। एग्रो क्लाइमेटिक जोन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है 6% और जोग्राफिकल एरिया है 3%। ठीक है, यहाँ पे कल्टिवेबल एरिया जो है वो बहुत कम है। ठीक है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। अब इसको रिलेट करके हम जो है अपना टॉपिक पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर। कौन से एरिया में क्या क्या चीजें लगती है, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और कांगड़ा टी, आज हमारा ये टॉपिक है। हमने ये तीनों पढ़ना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे जो है इसको छोड़ के जाते थे प्रीलिम्स में, लेकिन अब जो है इससे क्वेश्चंस आने शुरू हुए तो सारे जो है इकोनॉमिक्स को ढंग से कवर करके जाते हैं। तो ये वाला पॉइंट याद रखना कि कितनी हाइट के बीच में कौन कौन से हिल जोन्स है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एट प्रेजेंट मिडल जोन, अगर हम ये बीच की जोन्स माने, यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है कि 1200 और 2400 मीटर के बीच में जितना भी आपका एल्टीट्यूड एरिया है। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने आपको यहाँ पे हाइट एल्टीट्यूड के हिसाब से नंबरिंग करके दी है। 2700 मीटर, 1600 मीटर, 800 से 1600 मीटर, 800 मीटर एंड अबव। इसमें भी 1200 से लेके 2400 मीटर के बीच में जहां पे भी आपका ये वाला एरिया है, इस हाइट के बीच में जो भी एरियाज आते हैं वो जो है सबसे ज्यादा कल्टीवेबल एरिया है। मतलब वो जो एरिया है वहां पे सबसे ज्यादा आपका फ्रूट जोन डेवलपमेंट मानी जाती है कि ये एरिया जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। इसी एरिया में जो है मैक्सिमम और मोस्ट जो है आपकी फ्रूट की डेवलपमेंट, फ्रूट की डेवलपमेंट जो है, प्रोडक्शन जो है वो होती है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिडल जोन। और मिडल जोन में भी ये हाइट दे रखी है कि 1200 से 2400 मीटर्स की हाइट पे जो है आपके फ्रूट जोन को माना जाता है, जहां पे प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है। अब ध्यान से सुनना, तीन जो डिस्ट्रिक्ट्स है जो सबसे ज्यादा टॉप पे आती है हॉर्टिकल्चर की प्रोडक्शन में, वो है पहले नंबर पे है शिमला। शिमला जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट्स में टॉप नंबर पे आती है हॉर्टिकल्चर की प्रोडक्शन में। फिर आती है आपकी कांगड़ा एंड देन आपकी मंडी। ठीक है, हम फर्स्ट थ्री ही पढ़ेंगे। ऐसे तो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नीचे तक लगा सकते हैं 12 की 12 डिस्ट्रिक्ट्स, बट एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट जो होती है टॉप की और लास्ट। तो सबसे कम जो एरिया है जहां पे हॉर्टिकल्चर है उस कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? लाहौल एंड स्पीति। लाहौल एंड स्पीति में हॉर्टिकल्चर का एरिया जो है वो सबसे मिनिमम माना जाता है। तो याद रखना, शिमला सबसे टॉप पे हॉर्टिकल्चर एरिया में और लाहौल एंड स्पीति सबसे बॉटम में। अब
एप्पल की वेराइटीज। हिमाचल प्रदेश जो है, हमने इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ रखा है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो सेकंड नंबर पे आता है एप्पल की प्रोडक्शन में। ठीक है, तो एप्पल की प्रोडक्शन में हिमाचल प्रदेश जो है वो सेकंड नंबर पे आता है। तो यहाँ पे वेराइटीज दे रखी है और एग्जाम्स में वेराइटीज पूछते हैं। एप्पल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी स्टेट की इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे जो एप्पल है उसकी वेराइटीज दे रखी है। कुल्लू में सबसे पहले जो है, पहली बारी जो एप्पल को इंट्रोड्यूस किया था वो आपके एक ब्रिटिशर ने इंट्रोड्यूस किया था। जो ब्रिटिश वेराइटी जिन्होंने लगाई थी उनका नाम था आरसी ली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुल्लू में एप्पल की वैरायटी, ब्रिटिश वैरायटी को किसने इंट्रोड्यूस किया था? आरसी ली। और शिमला में किसने इंट्रोड्यूस किया था? अलेक्जेंडर काउट्स। शिमला में अलेक्जेंडर काउट्स और आपके आरसी ली ने कुल्लू में ब्रिटिश वैरायटी जो है वो इंट्रोड्यूस की थी एप्पल की। ये दो नाम बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी काउट्स, अलेक्जेंडर काउट्स के बेसिस पे आपका फ्रूट रिसर्च स्टेशन जो है, स्टेट या ये ठीक कर लेना, करेक्ट स्टेशन है ये। तो फ्रूट रिसर्च स्टेशन जो है वो आपका कहाँ है? काउट्स गार्डन। काउट्स गार्डन इसी ब्रिटिशर के नाम पे है। और ये कहाँ पे आपके? मशोबरा। मशोबरा कहाँ है आपके? हाँ, तो शिमला में काउट्स गार्डन जो है वहां पे फ्रूट रिसर्च स्टेशन है। वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए क्योंकि अलेक्जेंडर काउट्स जो है उन्होंने आपकी ब्रिटिश वेराइटी इंट्रोड्यूस की थी शिमला में। नेक्स्ट, शिमला में एक और जगह है कोटगढ़। ठीक है, कोटगढ़। कोटगढ़ जो है वहां पे जो है किसने? सैमुअल स्टोक्स। यहाँ पे मैंने लिख रखा है पर शायद से ये पेजेस आगे पीछे हो रखे हैं, तो ध्यान से देखना। कोटगढ़ एक जगह है आपके शिमला में, वहां पे जो है सैमुअल स्टोक्स करके थे, इन्होंने यूएसए की वैरायटी इंट्रोड्यूस की थी एप्पल की। पेजेस में साइड में लिख लो, अभी मैं देखती हूँ ये आगे पीछे शायद से पेज हो गया है, बट साइड में लिख लो कि यूएसए की जो एप्पल की वैरायटी है वो सैमुअल स्टोक्स, इन्होंने 1909 में इंट्रोड्यूस की थी यूएसए की वैरायटी। ठीक है, ये आपका फैक्चुअल है। हाँ जी, सैमुअल स्टोक्स, SAMUEL, सैमुअल स्टोक्स, STOKES। हाँ, ये जो है बाद में आपके हिंदुइज्म में कन्वर्ट भी हो गए थे। इनका नाम बाद में सत्यानंद स्टोक्स पड़ा था। ठीक है, अब मैंने साथ ही में आपके बुक्स के साथ आपके, क्योंकि बुक्स में आपके पुराना डाटा है, जब भी बुक्स में जिस भी ईयर में बुक्स होगी उस टाइम का डाटा है, तो मैंने एड ऑन यहीं पे कर दिया है कि एप्पल के अंडर कितना एरिया आता है। तो 1950-51 में अप्रोक्सीमेटली 400 हेक्टेयर, आपके इकोनॉमिक सर्वे में 400 हेक्टेयर लिखा है, अप्रोक्सीमेटली 400 हेक्टेयर। लेकिन जो बुक्स है वहां पे 480 हेक्टेयर्स मेंशन्ड है, तो मैंने इसीलिए लिख दिया, ये दोनों ही याद रखने हैं कि 1950-51 आप अप्रोक्सीमेटली 450 डाल सकते हो। बट हाँ, अगर इन दोनों में से क्वेश्चन आया तो याद रखना कि ये दो डाटा आपको याद रखने हैं, इन दोनों में से जो भी होगा उसको कर लेना, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में 1950 के अकॉर्डिंग 400 हेक्टेयर्स है और बुक्स में 480 हेक्टेयर्स है। तो 50 से बढ़कर अब 2022-23 में बोला जा रहा है, मतलब एस्टिमेट है कि एरिया जो है एप्पल के अंडर वो कितना हो गया है? 1,15,680 हेक्टेयर्स। 400 हेक्टेयर से बढ़कर सीधे 2022 में ये एरिया हो गया है 1,15,680 हेक्टेयर्स। वेरी इंपॉर्टेंट। और आपकी जितनी भी एरिया हिमाचल प्रदेश में फ्रूट की कल्टीवेशन के अंडर है, उसमें से 48.92% तो सिर्फ और सिर्फ एरिया है एप्पल के अंडर। मतलब 100% अगर हम जो भी एरिया टोटल फ्रूट का है आपके स्टेट के अंडर, उसमें से 48.92% एरिया किसके अंडर है? एप्पल्स के अंडर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब ये तो था आपका बुक्स का डाटा। अब यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे का भी साथ साथ ही देख लेते हैं। हॉर्टिकल्चर में ध्यान से देखना, हॉर्टिकल्चर में हमने पढ़ना है कि कितना एरिया स्टेट के अंडर हॉर्टिकल्चर के अंडर है, उसमें भी हम फ्रूट्स का भी देखेंगे। मैक्सिमम बारी एग्जाम्स में एप्पल और सिट्रस फ्रूट्स का आता है, बाकी किसी फ्रूट्स का पूछते नहीं है। अगर इन दोनों का आ गया तो आपको ये याद रखना है।
तो हॉर्टिकल्चर जो है माना जा रहा है कि 234 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड इज डेडिकेटेड टू हॉर्टिकल्चर। हिमाचल प्रदेश में 234 लाख हेक्टेयर जो लैंड है वो आपकी हॉर्टिकल्चर को डेडिकेटेड है। और इससे ये माना जाता है कि एवरेज जो एनुअल इनकम आ रही है हॉर्टिकल्चर से वो 5000 करोड़ है। तो आप इसको एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे आंसर में लिख सकते हो कि हम जो है हॉर्टिकल्चर में बहुत अच्छा कर सकते हैं, और गवर्नमेंट जो है इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी शुरू किए हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे को बहुत ज्यादा एनुअल इनकम आ रही है 5000 करोड़, जो कि हमारी स्टेट की इकोनॉमी के लिए एक अच्छी वर्थ है, ठीक है, इनकम है। तो याद रखना 234 लाख हेक्टेयर जो है वो माना जा रहा है अप्रोक्सीमेटली हमारे हिमाचल प्रदेश में एरिया हॉर्टिकल्चर के अंडर है। एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर, अब ध्यान से देखना, अप्रोक्सीमेटली लिखा है 234 लाख। अब एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर में जो आपके डाटा है वहां पे लिख रखा है 2,36,466। ठीक है, तो अगर अप्रोक्स में ऐसे करना है, लेकिन डाटा याद रखना बहुत जरूरी है। 2,36,466 ये 2022-23 का डाटा है, और 1950 में अगर माने तो सिर्फ 792 हेक्टेयर ही जो था वो हॉर्टिकल्चर के अंडर था। मतलब 1950s में जब हिमाचल चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था, तब जो था हॉर्टिकल्चर बहुत कम लोग करते थे। फिर आपके ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे एप्पल की वेराइटीज इंट्रोड्यूस करनी शुरू की, और भी चीजों की, जैसे पीज होगी, ठीक है, पीच होगी आपकी, पीच की वेराइटी इंट्रोड्यूस की, जिसकी वजह से जो था यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू हुई और हॉर्टिकल्चर की डायरेक्शन में भी लोग जाने लगे। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एरिया जो है वो बढ़ा है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। 792 हेक्टेयर से बढ़कर 2022 में 2,36,466 हेक्टेयर जो है वो हॉर्टिकल्चर के अंडर एरिया है। टोटल एग्रीकल्चर एरिया जितना भी हमारी स्टेट का है, उसमें से 26% जो है वो हॉर्टिकल्चर के अंडर आता है। ध्यान से देखना, हमने अभी पढ़ा, एप्पल का भी पढ़ा, कि हॉर्टिकल्चर का जितना एरिया है उसमें एप्पल का कितना आता है, 48.92%। और अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करें तो जितना भी आपका एग्रीकल्चर एरिया हिमाचल में है, उसमें से हॉर्टिकल्चर जो है वो 26% है। तो ये दो फैक्ट इंपॉर्टेंट है याद रखने, हॉर्टिकल्चर 26%, अगर हम हॉर्टिकल्चर में एप्पल की एरिया माने तो वो है 48.92%। और हिमाचल प्रदेश का जितना भी फ्रूट की प्रोडक्शन आती है, उसमें से अगर 100 प्रोडक्शन फ्रूट प्रोडक्शन हम 100% मान के चले, तो आपके एप्पल ही, सिर्फ एप्पल ही 82.53% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है सबसे ज्यादा। मतलब अगर हिमाचल में कोई फ्रूट की प्रोडक्शन हो रही है तो वो एप्पल ही है। 82.53% जो है वो एप्पल की टोटल फ्रूट प्रोडक्शन है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, याद रखना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैम। हाँ, ये सिर्फ, हाँ, ये हॉर्टिकल्चर को अगर मैं 100% मान के चलूं तो एप्पल का कितना एरिया है। हाँ मैम, हॉर्टिकल्चर में सारे फ्रूट्स आ गए ना, तो हॉर्टिकल्चर एरिया में आ गया आपके फ्रूट्स हो गए, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, टेम्परेट फ्रूट्स हो गए, आपके ये अखरोट, ये सब हम हॉर्टिकल्चर में कंसीडर करेंगे। तो अगर हम हॉर्टिकल्चर माने कि आपका 100% जो भी एरिया है उसमें से आपका एप्पल का 48.92% है, और जितनी भी आपकी टोटल प्रोडक्शन हो रही है हॉर्टिकल्चर के अंडर फ्रूट्स की, उसमें से 82.53% सिर्फ एप्पल का है। ठीक है, एरिया जो है वो हमने देख ही लिया, एप्पल का 400 हेक्टेयर्स था 1950-51 में, जो बुक्स में 480 हेक्टेयर्स लिख रखा है, तो इसको दोनों को याद रखना, पेपर में डाल देते हैं और कभी कभी गलत भी कर देते हैं, इसलिए दोनों याद रखना। तो 2022 में ये बढ़कर 1,15,680 हेक्टेयर हो गया है। टेम्परेट फ्रूट्स वो होते हैं जो ठंडे इलाकों में लगते हैं, सिट्रस फ्रूट्स वो होते हैं जो गर्म इलाकों में लगते हैं और जिसमें सिट्रस कंटेंट होता है, जैसे नींबू, आपका संतरे, ऑरेंज हो गया, ठीक है, किन्नू हो गया, ये सब जो होते हैं ये आपके सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। सिट्रस फ्रूट्स जो है वो आपके ट्रॉपिकल एरिया, गर्मी वाले इलाकों में लगते हैं, और जहाँ पे अच्छी बारिश होती है वहां पे लगते हैं।
टेम्परेट फ्रूट जो होते हैं वो हाइट पे, अल्टीट्यूड हाई होना चाहिए, वहां पे लगता है, ठंड होती है जहाँ पे, वहां लगते हैं। अब तो आपके इतनी ज्यादा एग्रीकल्चर में रिसर्च हो रही है, इंस्टीट्यूशंस इतने हैं, नॉनी यूनिवर्सिटी, ये सब लोगों ने तो इतना वो डेवलप कर दिया है इस फील्ड को कि एप्पल जो है पहले जो है आपके सर्दियों में, मतलब ठंडे जगहों पे होते थे। अब जो है इसकी हाइब्रिड जो है वो आपकी लो एरियाज, जैसे ये ऊना हो गया ना, ये मतलब ऐसी गर्म इलाकों में भी अब लोगों ने एप्पल्स लगाने शुरू कर दिए। हाँ, हालांकि वो उतनी अच्छी क्वालिटी के लिए नहीं है, बट हाँ रिसर्च इतनी ज्यादा अच्छी है कि अब जो चीजें हम पहले किसी और एल्टीट्यूड या क्लाइमेट की वजह से कंसीडर करते थे, वो अब हाइब्रिड के अकॉर्डिंग, रिसर्च के अकॉर्डिंग वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से उगानी शुरू कर दी है। तो यहाँ पे दो डाटा दे रखे हैं, एक दे रखा है टेम्परेट फ्रूट्स का, एक दे रखा है सिट्रस का। ऊपर हमने पढ़ लिया एप्पल का। एप्पल का याद इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा जो है स्टेट की इकोनॉमी में एप्पल ही रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे टेम्परेट फ्रूट के अंडर जो है वो माना जाता है कि 60-61, 1960 और 61 के अराउंड आपके टेम्परेट फ्रूट का एरिया 900 हेक्टेयर्स था, जो अब 2022-23 में बढ़कर 27,563 हेक्टेयर हो गया है, ठीक है। तीनों पॉइंट्स याद रखने हैं, एप्पल का भी, टेम्परेट का भी, और सिट्रस और सब ट्रॉपिकल का भी। तो टेम्परेट का 900 हेक्टेयर से बढ़कर 27,563 हेक्टेयर, 27,563 हेक्टेयर हो गया। और सिट्रस एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने रिस्पेक्टिवली करके लिखा है, मतलब ये जो आगे वाला है ये सिट्रस का है और एंड के बाद वाला सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स का है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सिट्रस एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स, अगर मैं 2022 को कंपेयर करूं 60 से, 1960 से, तो 1960s में आपके सिट्रस फ्रूट्स के अंडर जो एरिया था वो था 1225 हेक्टेयर्स, जो अब बढ़कर 26,370 हेक्टेयर्स हो गया है। और सब ट्रॉपिकल फ्रूट जो है उसमें अंडर 1960s में 623 हेक्टेयर्स था, जो अब बढ़कर 57,270 हेक्टेयर्स हो गया है। तो सब ट्रॉपिकल फ्रूट जो है जैसे मैंगो हो गए, ठीक है, ये सब देखो कितना इंक्रीज हुआ है। अभी कंफ्यूजिंग लगेगा, दो तीन बारी पढ़ोगे फिर आप अपने आप से माइंड में फिगर्स याद करने की कोशिश करोगे, आराम से फिगर्स याद हो जाएगी। थोड़े टाइम के लिए डर लगता है, बट अगर आप रिपीट पे पढ़ोगे आपको याद रह जाएगी और पेपर में आएगा तो दिख जाता है, मतलब ऐसे थोड़ा सा याद आ जाता है कि हमने नहीं ऐसा पढ़ा था, क्योंकि डिजिट्स होती है कभी कभी तो वो बिल्कुल एक दो डिजिट्स ऊपर नीचे कर देते हैं, तब तो मुश्किल होती है, और वैसे क्वेश्चंस छोड़ने होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि शॉर्ट शॉर्ट आपको हाँ याद है तो आप उसको करे आओ, ठीक है। तो अब ये पार्ट जो है इंपॉर्टेंट था, एप्पल का, टेम्परेट फ्रूट, सिट्रस एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स, याद कर लेना। अब हमने पढ़ा ऊपर 100%, हम पढ़ रहे थे ना कि 100% अगर टोटल फ्रूट प्रोडक्शन इतनी हो रही है तो एप्पल उसमें से कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 82 पॉइंट समथिंग। तो अब ध्यान से देखो टोटल फ्रूट प्रोडक्शन कितनी हो रही है स्टेट में, 5.84 लाख टन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फ्रूट की प्रोडक्शन, वेजिटेबल की प्रोडक्शन, ठीक है, इन सब की प्रोडक्शन याद रखनी है। अगर मैं पूछूं वूल की इस बारी प्रोडक्शन कितनी मानी गई है, कि वूल की कितनी प्रोडक्शन होगी, किसको याद है? बताओ बताओ, याद करना पड़ेगा, मैंने बोला है कि प्रोडक्शन वाला टॉपिक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1500 टन, मैंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब याद रख लेना कि वूल की जो प्रोडक्शन है वो 1500 टन एस्टिमेट लगाई जा रही है। टोटल फ्रूट प्रोडक्शन जो है वो बोल रहे हैं 5.84 लाख टन होगी। अगर हम इसको 100% मान के चल रहे हैं, तब हमने पढ़ा कि एप्पल की प्रोडक्शन कितनी है, उसमें से 82.53%। अब क्लियर हुआ? टोटल प्रोडक्शन हो गया आपका 5 पॉइंट, फ्रूट की प्रोडक्शन 5.84 लाख टन, ठीक है। इसको अगर हम 100% मान के चले तो एप्पल की होगी आपकी 82.53%, ठीक है, याद रखना ही है। अब इस साल टारगेट फिक्स कर रही है गवर्नमेंट कि हम जो है 1224 हेक्टेयर जो है और
आपके फ्रूट की प्रोडक्शन के एरिया, मतलब इतना एरिया और जो है आपके हॉर्टिकल्चर और फ्रूट की प्रोडक्शन के अंडर लाएंगे। तो ये भी याद रखना है कि अब गवर्नमेंट जो है 2023-24 में ये टारगेट फिक्स करके चली है, क्योंकि बहुत सारी जगहें अभी भी ऐसी है जो सूटेबल है आपकी फ्रूट की कल्टीवेशन प्रोडक्शन, उसके लिए कल्टीवेशन के लिए, बट फार्मर्स उगा नहीं रहे हैं किसी भी रीजन से। हाई यील्ड आपको सीडलिंग सैपलिंग्स नहीं मिल पाते हैं, एप्पल के जो सैपलिंग्स होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं, या कोई और फ्रूट, या इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, तो गवर्नमेंट उसको इम्प्रूव कर रही है। और साथ में गवर्नमेंट ने प्लान बनाया है कि वो अब जो है इंक्रीज करने की सोच रही है 1224 हेक्टेयर्स एरिया फ्रूट के अंडर। ये याद रखना, ये वाला पॉइंट। कमर्शियल फ्लावर प्रोडक्शन, ठीक है, ये आपके इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट है। अब हम इसको पढ़ेंगे, पहले मैं आपको वही पढ़ा देती हूँ, फ्लोरिकल्चर, नहीं तो ऐसे कंफ्यूज हो गए। अब ये सारा ना मैंने कंपाइल कर दिया है, ठीक है, ध्यान रखना। फ्लोरिकल्चर मतलब फ्लावर्स की कल्टीवेशन। सभी को पता होगा फ्लावर्स की कल्टीवेशन हिमाचल प्रदेश जो है वो मतलब टॉप रैंक्स में आता है हिमाचल प्रदेश। रोज की कल्टीवेशन, मैरीगोल्ड की कल्टीवेशन बहुत हो रही है। अब रिसेंटली जो आपकी हिमाचल प्रदेश में एक फ्लावर की मंडी इनॉग्रेट की गई थी, पिछले साल या पिछले साल। किसको पता है कि फ्लावर की मंडी, सबसे बड़ी मंडी या फ्लावर की मंडी हिमाचल प्रदेश में कहाँ सेटअप हुई है? सिर्फ वो डेडिकेटेडली पूरी तरह आपके फ्लावर्स के लिए ही है, फ्लावर मंडी। याद रखना, परवाणु, सोलन डिस्ट्रिक्ट में परवाणु जगह है, वहां पे जो है इसके लिए डेडिकेट, हाँ, डेडिकेटेडली मंडी सेटअप हुई है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ये कहीं लिख नहीं रखा, बट ये इंपॉर्टेंट है फ्लावरी इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब ध्यान से सुनो। माहौग विलेज नियर चाइल, चाइल जो आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है, वहां पे एक मॉडल विलेज बनाई है, जिसको मॉडल विलेज है महोग। इस महोग विलेज को मॉडल विलेज बनाया है फ्लोरिकल्चर के लिए। अगर आप चाइल्ड जाओगे कभी घूमने, तो देखना वहां पे बहुत सारे लोगों ने ग्रीन हाउसेस के अंडर जो है वो फ्लावर की प्रोडक्शन कर रखी है। रोजेस और कौन से होते हैं वो, कार्नेशंस, इनकी प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है चाइल्ड में। रोज और कार्नेशन ये तो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। तो आपका मॉडल विलेज जो है वो फ्लोरिकल्चर की कौन सी है? महोग। और ये महोग विलेज कहाँ है? चाइल्ड में, याद रखना। अब रिसेंटली या मतलब अभी के टाइम में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्लोरिकल्चर बेल्ट माना जाता है कि इस वाले एरिया में सबसे ज्यादा फ्लावर्स लगते हैं, वो आपके कांगड़ा, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ने एक, उनके रूरल डेवलपमेंट एजेंसी जो थी, उन्होंने एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया था फ्लोरिकल्चर को प्रमोट करने के लिए, कांगड़ा सेल्फ रिलायंस बाय 2000 एडी। याद रखना कि ये कांगड़ा सेल्फ रिलायंस जो प्रोजेक्ट है वो किसके लिए, क्योंकि कांगड़ा आप सभी को पता है किस चीज के लिए फेमस है? टी, कांगड़ा टी। तो कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये कांगड़ा सेल्फ रिलायंस है, याद रखना, ये फ्लावर से रिलेटेड स्कीम है, ठीक है, क्लियर। और हिमाचल प्रदेश में जितना भी एरिया आपके फ्लावर के अंडर है, उसमें से माना जाता है, अगर टोटल एरिया, अगर 2011 का डाटा दे रखा है बुक्स में, अभी हम देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे में अभी का दे रखा है कि नहीं दे रखा, लेकिन सबसे ज्यादा माना जाता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंडर सबसे ज्यादा एरिया है आपके फ्लोरिकल्चर के अंडर, वो है सिरमौर। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा एरिया है आपके फ्लावर्स के अंडर, फ्लावर की कल्टीवेशन के अंडर, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, एरिया अंडर कमर्शियल फ्लावर प्रोडक्शन। अगर हम कमर्शियल फ्लावर प्रोडक्शन होता है जो हम जिसको हम बेच के पैसे कमाते हैं, कमर्शियल उसको बोलते हैं, ठीक है, ट्रेड करके, मतलब हम सेलिंग करके पैसे कमाते हैं। तो उस बेसिस के लिए जब फ्लावर को प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो जो एरिया है, एरिया अंडर कमर्शियल फ्लावर प्रोडक्शन, वो है 261.82 हेक्टेयर। तो अब याद रखना ये वाला पार्ट कि 261.82 हेक्टेयर जो है वो आपका कमर्शियल फ्लावर प्रोडक्शन जो है उसके अंडर एरिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हॉर्टिकल्चर में एक और चीज है, हनी प्रोक्योर्ड, बी कीपिंग। अभी मैंने रिसेंटली, आप लोग तो क्लास में थे नहीं, किसी ने वीडियोस देख लिया तो ठीक है, बी कीपिंग प्रोडक्शन के लिए एक स्कीम शुरू की गई है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में?
किसी को ऐसे ही पता हो, अभी रिसेंटली अगर गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक सर्वे और उसमें एक स्कीम शुरू की है, बी कीपिंग स्कीम। नहीं नहीं, सिरमौर, सिरमौर रिसेंटली। और इसका जो है वो फीचर, इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये जो स्कीम है ना, बी कीपिंग स्कीम, इसको जो है इम्प्लीमेंट करेगी वहां की महिला मंडल्स, मतलब वुमेन जो है वहां की, वो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगी। तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, हमने पढ़ी है ये, कल परसों नोट्स में देख लेना, नोट्स मैंने दे दिए हैं और वीडियोस में आपको दिख जाएगा, वो मैंने अलग से ही बताया, वो ये पूरा बताया कि वुमेन एम्पावरमेंट के साथ लिंक करके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो हनी प्रोक्योर्ड, इस साल जो माना जा रहा है कि कितना हनी जो है गवर्नमेंट ने प्रोक्योर किया है, 2124.02 मेट्रिक टन। वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रोडक्शन है, वूल की प्रोडक्शन, फ्रूट की प्रोडक्शन, वेजिटेबल की प्रोडक्शन, हनी की प्रोडक्शन, ये याद रखनी है। 2124.02 मेट्रिक टन। आप लोगों को स्पीकर की साउंड तो नहीं आ रही गानों की? अच्छा ठीक, आएगी तो बता देना, मैं विंडोज बंद कर दूंगी, मंदिर है ना यहाँ साथ में, तो आज वहां पे गाने गुने लगे हुए हैं। तो ये हो गया आपका हनी की प्रोक्योरमेंट। ठीक है, और आपका यहाँ वाला हमने बुक वाला पार्ट साथ में पढ़ के चलते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब हम पढ़ेंगे सिट्रस फ्रूट। हमने ऊपर पढ़ लिया सिट्रस फ्रूट की आपकी 1960s में आपकी कितनी एरिया उसके अंदर था, 1225 हेक्टेयर, जो 2022 में बढ़कर 26,370 हेक्टेयर हो गया है। एक ये डाटा इंपॉर्टेंट रखना है। और अब देखो, द पीच बाउल ऑफ एशिया कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है और कौन सी डिस्ट्रिक्ट को माना जाता है? आड़ू। हाँ आड़ू, पीच पता है ना, आड़ू। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा आड़ू और क्वालिटी वाले आड़ू आपके राजगढ़, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है राजगढ़, वो जो है उस जगह को पीच बाउल ऑफ एशिया माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, सिट्रस फ्रूट में आता है तो राजगढ़ जो है उसको पीच बाउल ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। अब बुक्स में इसी के साथ ही लिंक्ड तो नहीं है, लेकिन वहां पे साथ ही में लोकल टेम्पल्स मेंशन किए थे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिए माता मतनाली टेम्पल। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है कि माता मतनाली टेम्पल जो है वो कहाँ पर है, सिरमौर में, राजगढ़ जगह पे। साथ ही में शाया छबरोन टेम्पल, ये दोनों टेम्पल जो है लोकल टेम्पल है बट फेमस टेम्पल है, तो ये कहाँ है, राजगढ़ में। अब मैंने इसलिए लिखे आप लोगों के लिए इजी रह जाएगा कि हमने जो है इस चैप्टर में अलग से दो टेम्पल्स मेंशन करके पढ़े थे। और पीच बाउल जो है उसका जो है प्रमोट करने का जो क्रेडिट जाता है राजगढ़ एरिया में, वो जाता है वाई.एस. परमार। सभी को पता होगा यशवंत सिंह परमार जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। तो आपका जो पीच बाउल एशिया, पीच बाउल राजगढ़ को बनाने का क्रेडिट जाता है वो यशवंत सिंह परमार जी को ही जाता है। इन्होंने पहली बारी पीच ऑर्चर्ड्स को एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे 1955 में इंट्रोड्यूस किया था सिरमौर में। ये याद रखना, ठीक है। क्रेडिट पूछ लेते हैं कि इसकी कल्टीवेशन का क्रेडिट किसको जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और सिट्रस की बार बार याद करोगे कि हमने बार बार ही जहां पे भी सिट्रस दिख रखा है वहां पे बार बार ऐड करते जाओगे ना फैक्ट्स की, 1960 में इतने हेक्टेयर था, अब कितने हेक्टेयर है, तो अपने आप याद होता जाएगा। तो 1225 1960s में, अब बढ़कर 26,370 हेक्टेयर ये हो चुका है। अब सिट्रस फ्रूट के साथ साथ और क्या क्या चीजें हैं जो हिमाचल प्रदेश में लगती है, ध्यान से देखना, यहां से बहुत बारी क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं। जैसे ऑलिव, ऑलिव जो है वो आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में उसकी प्रोडक्शन की जाती है। ठीक है, ऑलिव ऑयल सुना है किसी ने, ऑलिव प्लांट भी होता है, अब इसको हिंदी में कैसे, जैतून, हाँ जैतून, ठीक है। हाँ, तो ऑलिव जो है इसकी प्रोडक्शन जो है वो कुल्लू में शुरू की गई थी, याद रखना। किसकी टेक्निकल असिस्टेंस से, इटालियन गवर्नमेंट, इटली की गवर्नमेंट से टेक्निकल असिस्टेंस से हमने जो है वो कुल्लू में ऑलिव की प्रोडक्शन शुरू की थी। जहां पे भी कोई ऐसा मैं बता रही हूँ कि इसकी टेक्निकल असिस्टेंस से ये चीज शुरू हुई है, वो ध्यान रखना। वो कंफ्यूज करने के लिए आपको कंट्रीज दे देते हैं कि किसकी टेक्निकल असिस्टेंस से। तो ऑलिव
जैतून की खेती कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में शुरू की गई थी इटालियन गवर्नमेंट की मदद से। सैफरॉन, केसर, केसर की खेती स्टार्ट की गई थी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो है वो सैफरॉन के लिए फेमस है। अब जो है स्पीति वैली में ताबू जो जगह है वहां पे भी सैफरॉन की खेती होती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, सैफरॉन। पिस्ताचियो, पिस्ता सभी को पता होगा, ये पेपर में आया हुआ था क्वेश्चन कि पिस्ता जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में उगाया जाता है। किन्नौर। जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना वो याद रखना, ज्यादातर टेम्परेट एरियाज और मैक्सिमम जो है वो किन्नौर में ही मिलेंगे आपको। तो पिस्ता के लिए कौन सी डिस्ट्रिक्ट फेमस है? किन्नौर। सैफरॉन के लिए भी किन्नौर, और अब जो है स्पीति वैली में भी लग गए हैं लगाने। और आपके नेक्स्ट देखो, आलमंड। मैंने जब पढ़ाया था कि एप्पल जो है वो हिमाचल प्रदेश जो है वो उसकी प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे आता है, वैसे ही आलमंड की प्रोडक्शन पे भी हिमाचल प्रदेश सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, आलमंड सेकंड नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे कौन सी स्टेट है, एक बार सर्च करो, किसी को आइडिया? जम्मू, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर लिख रखा है यहाँ पे। यहाँ पे जम्मू एंड मतलब मैम ये सारी आपके जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना ये आपके ठंडे इलाके में लगते हैं, और ज्यादातर जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल ही ऐसे एरियाज है जहाँ पे टेम्परेट फ्रूट्स उगाए जाते हैं। तो यहाँ पे तो लिख रखा है उत्तर प्रदेश। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर। तो फर्स्ट नंबर पे आपका जम्मू एंड कश्मीर, और आप एप्पल में भी जम्मू एंड कश्मीर ही है। ठीक है, हाईएस्ट प्रोड्यूस जो क्वालिटी के एप्पल्स है वो जम्मू एंड कश्मीर। तो याद रख लेना दोनों में, आलमंड की प्रोडक्शन में एंड एप्पल्स की प्रोडक्शन में हिमाचल प्रदेश जो है वो इंडिया में सेकंड रैंक पे आता है। एक पॉइंट ये आपके इकोनॉमिक सर्वे में भी मेंशन्ड है इस साल, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, आलमंड की वेराइटीज, ये क्वेश्चन पेपर में आया था 2019 आई गेस। क्या था? वेराइटीज दे रखी थी, वेराइटीज लिख रखी थी। वेराइटीज भी नहीं दे रखी थी, सिर्फ नाम लिख रखे थे, वेराइटी भी नहीं लिख रखा था कि अच्छा किसी चीज की वेराइटी है। ठीक है, सिर्फ लिख रखा था तेलंगी सिलेक्शन एंड रीबा सिलेक्शन आर व्हाट। नीचे आलमंड की वैरायटी पता नहीं क्या क्या दे रखा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर में आ रखा है, इसीलिए मैं पढ़ा रही हूँ साथ साथ कि वैरायटीज याद रखना। मेरे को अभी बताओ, केशव और निधि, ये मैंने वैरायटीज पढ़ा रखी है वेजिटेबल्स की। कोई रिवाइज कर रहा है या क्लास में बहुत ज्यादा अटेंटिव है तो उसको याद होगा। हाँ, ब्रिंजल की थी ये। अर्का केशव एंड अर्का निधि ब्रिंजल की वैरायटीज थी। तो आलमंड की वैरायटीज है देभर बादाम। अब बादाम लिख रखा, मैम ये ना ऐसे ही आता है, और ना आ रहे हैं इकोनॉमिक्स में, तो ये तो मैं मतलब ट्रिक्स बना लो जैसे मर्जी याद कर लो, पर करना पड़ेगा क्योंकि आए हुए हैं पेपर में, और जितनी बारी पढ़ोगे ना उतनी बारी याद रह जाएगा। बार बार रिपीट करोगे, बार बार रिपीट करोगे, रिवीजन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आलमंड में देभर बादाम, ये तो डालते नहीं है, सबको पता है बादाम, तो फिर ये तो बिल्कुल ही नहीं डालते, तो उन्होंने तेलंगी सिलेक्शन और रिबा सिलेक्शन डाला था। ठीक है, तो एक ये याद रखना है। बी कीपिंग, बी कीपिंग आपका जो है, मैं हमने पढ़ा कि अभी रिसेंटली सिरमौर ने स्कीम भी शुरू की है बी कीपिंग के लिए। ठीक है, अब आपकी बुक्स में क्या मेंशन्ड है कि एपिक इंडिका, एपिक इंडिका जो है वो एक बी की प्रजाति है, कॉलोनी है। ठीक है, बीज जो है वो आपको पता है ये कॉलोनीज में रहती है, तो एपिक इंडिका ये याद रखना है। मैं तीन चीजें बताऊंगी। अब हिमाचल प्रदेश वाले एडमिनिस्ट्रेटिव वाले ऐसे करते हैं, सेम सेम चीज लिख रखेंगे, थोड़ी कंफ्यूजन होगी और लिख देंगे कि ये किस चीज मतलब क्या चीज है ये। तो यहाँ पे तीन चीजें हैं, याद रखना। एपिक इंडिका जो है वो बी कॉलोनीज है। दूसरा, सैक बोर्ड, ये डिजीज है जो बीज को लगती है। काफी सारे एरिया है हमारे जहां से मैं बिलोंग करती हूँ, हमारे एरिया में भी 10 साल पहले जब हम छोटे छोटे होते थे अपने गाँव आया करते थे, तो यहाँ पे रास्तों में ना साइड में बी के देखेंगे आपने, वो व्हाइट कलर के डब्बे जैसे बनाए होते हैं, उनके अंदर कॉलोनीज से शहद वो इकट्ठा किया जाता है, तो वो स्कीम्स थी। अब हमारे एरिया में ये है ही नहीं है।
क्यों? क्योंकि डिजीजेस होती है, तो जहां जहां ये डिजीज लगती है वहां वहां से ये चीजें उठती जाती है। ठीक है, तो डिजीज हम पढ़ेंगे, हम फिश की डिजीज भी पढ़ेंगे। तो जितने भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी वो याद रखनी है। तो सैक बोर्ड जो डिजीज है वो बी कीपिंग से रिलेटेड है। तो जो एपिक इंडिका थी ये आपकी बी की एक कॉलोनी थी। वो पहले यहाँ पे उससे हनी जो है प्रोक्योर किया जाता था, बट ये डिजीज आई जिसकी वजह से क्या है, पूरा का पूरा आपका बी कीपिंग का जो प्रोडक्शन, बी हनी प्रोडक्शन थी वो ठप हो गई थी। बट बाद में फिर से जो है रिसर्च स्टेशन खोला गया कि बी कीपिंग के लिए रिसर्च स्टेशन खोलो। आप सभी को पता होगा पॉलिनेशन के लिए बी जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पॉलिनेशन मतलब बीज एक से जगह दूसरी जगह ले जाने में आपकी मधुमक्खियां, आपकी ये जो भी बर्ड्स होते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं। तो बीज जो है वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हमारे एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आजकल जो है ना, अब बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स भी शुरू किए हैं कि बीज को बचाओ, क्योंकि पॉलिनेशन तभी होगी अगर ये सब चीजें होगी। तो बी कीपिंग रिसर्च स्टेशन याद रखना है कहाँ है, नगरोटा कांगड़ा। यहाँ पे रिसर्च स्टेशन खोला गया। फिर जो है इटली से हनी बीज मंगवाई गई, मतलब इटली की हनी बी यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई। और वो जो इटालियन हनी बी थी वो थी एपिस मेलिफेरा। याद रखना है ये एपिस मेलिफेरा, एपिक इंडिया, ये क्या है, बीज की वैरायटी मतलब कॉलोनीज है। ये याद रखना है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, हमने अभी ऊपर हनी की प्रोडक्शन पढ़ी कि इस साल कितना माना जा रहा है कि कितनी हनी की प्रोडक्शन है, 2124.02 मेट्रिक टन। ठीक है, तो इसी को और भी इंप्रूव करने के लिए ये स्कीम्स जो है वो शुरू की जा रही है गवर्नमेंट की। ठीक है, तो अभी ये वाला हो गया, आपका सिट्रस फ्रूट हो गया, ये सारा पढ़ लिया। फ्लोरिकल्चर में हमने ये और ये पढ़ लिया। हाँ, अब ध्यान से सुनो। कांगड़ा जो है वो हमने पढ़ा कि फ्लोरिकल्चर की बेल्ट है। लेकिन पहली बारी किसने यहाँ पे पता लगाया था कि आपके पालमपुर, कांगड़ा का जो पालमपुर एरिया है वो सुटेबल है फ्लोरिकल्चर के लिए। देखो अब मिट्टी जो सॉइल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए। जहां पे मिट्टी अच्छी होगी या जो जिस उसके लिए किसी भी चीज के लिए, जैसे एप्पल हो गया, जो भी मिट्टी सुटेबल होगी वहीं पे वो चीज प्रोड्यूस की जा सकती है। तो पालमपुर में एक हॉलैंड के आपके साइंटिस्ट रिसर्चर रख लो जैसे मर्जी, तो वो आया था, उनका नाम था जॉन नाइल। जहां पे भी अंग्रेजों के नाम आ रहे हैं ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे हमने कुल्लू का पढ़ा, कुल्लू में एप्पल की वैरायटी, ब्रिटिश वैरायटी किसने इंट्रोड्यूस की थी, किसको याद है थोड़ा थोड़ा? आरसी ली। हाँ, ली याद रख लो, ली, हाँ ली याद रख लो, बथेरा है। और शिमला में किसने की थी? हाँ, अलेक्जेंडर काउंट। और कोटगढ़ में किसने की थी? स्टोक्स। हाँ हाँ, मतलब ये ऐसे रखना है याद कि ये अगर आपको एक सिंगल वर्ड भी याद हो जाता है ना किसी का तो वो मस्ट है, बस उतना ही बथेरा है। ठीक है, तो चीजें ऐसे पढ़ो, स्मार्ट स्टडी करो, जहां पे आपको लगता है कि यार पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके भी याद हो जाएगा तो उसको वैसे पढ़ लो। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, कांगड़ा को अगर फ्लोरिकल्चर बेल्ट में डाला गया है तो वहां का जो पालमपुर एरिया है वो माना गया है कि सुटेबल है फ्लोरिकल्चर के लिए, फूल उगाने के लिए। तो ये किसने बताया था? जॉन नाइल, जो आपके हॉलैंड से आए थे। क्वेश्चन जो है जॉन नाइल को छोड़ के ये आ सकता है कि वो कहाँ से आए थे। समझ रहे हो कि फैक्चुअल, ऐसा फैक्चुअल है हिमाचल का कि कौन सी कंट्री से थे, बिलोंग करते थे। ठीक है, तो अब उनके पास नहीं बचे, कम ऑप्शंस है क्योंकि सभी चीजें डाल चुके हैं, तो रिपीटेटिव भी तो करना है कुछ। अगर रिपीटेटिव डालना है तो बच्चे तो जो प्रीवियस ईयर कर रहे हैं वो अच्छे मार्क्स गेन कर सकेंगे। तो इन्होंने थोड़ा चेंज करने के लिए अब जो छोटी छोटी चीजें ना उन पे क्वेश्चन बनाने शुरू कर दिए। तो ये याद रखना। साथ में एक और पॉइंट है, चंदपुर फ्लावर्स। चांदपुर, चंदपुर जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं कांगड़ा के बच्चे, आज सर है नहीं क्लास में। इंडो डच मिशन इनिशिएटिव 1992, इंडिया और नीदरलैंड डच ने एक मिशन शुरू किया था 1992 में। किसके लिए? चंदपुर फ्लावर्स, मतलब फ्लावर्स के लिए मिशन शुरू किया था। ये जगह है चंदपुर वहां पे, तो इस मिशन का नाम दे दिया चंदपुर फ्लावर्स। ये मिशन कहाँ पे शुरू हुआ था? मतलब चंदपुर जो है वो कांगड़ा पालमपुर में है, पालमपुर के पास है, मतलब कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है।
और किसने? इंडो डच मिशन जो है, मतलब ये मिशन जो है वो नीदरलैंड्स की असिस्टेंस के साथ शुरू किया गया था 1992 में। ठीक है। अब 1994 में स्टेट लार्जेस्ट फ्लावर प्रोडक्शन यूनिट, सबसे ज्यादा जहां पे फ्लावर प्रोडक्शन होती है वो जो यूनिट थी वो यहीं पे लगाई गई थी, चंदपुर नियर पालमपुर, 1992। तो फ्लोरिकल्चर से रिलेटेड हमने 3 जगहें पढ़ी। अगर किसी को ऐसे नहीं याद रखना, 3 जगह, एक हमने पढ़ी परवाणु, दूसरी पढ़ी महोग, और तीसरी पढ़ ली अभी हमने चंद्रपुर। ठीक है, कभी कभी ऐसे ट्राई किया करो पढ़ने का, अगर नहीं आप सारा याद रख पाते कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, तो फिर वो याद आ ही जाता है कि कहीं ना कहीं तो हमने पढ़ा था। दो इंपॉर्टेंट, आईसीएआर रिसर्च स्टेशन, ये है कटरायन कुल्लू में। ठीक है। और नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ये है फागली शिमला में। इंस्टीट्यूशंस भी पूछते हैं, याद रखना, आईसीआर रिसर्च स्टेशन कटरायन कुल्लू और नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फागली शिमला। हॉप्स कल्टीवेशन, कैनाबिस की खेती, अब तो हिमाचल में इलीगल है, बट बात की जा रही है कि हिमाचल में जो है मेडिसिनल पर्पस के लिए जो कैनाबिस की खेती है उसको लीगल कर देंगे। तो यहाँ पे हॉप्स की कल्टीवेशन की जाती है मेडिसिनल पर्पस के लिए। हॉप्स जो है वो भी कैनाबिस की फैमिली का एक पौधा है। इसकी कल्टीवेशन जो है वो लाहौल में की जाती है। ओनली जिसके आगे लिख रखा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लाहौल में, सिर्फ लाहौल एंड स्पीति के लाहौल में हॉप्स की कल्टीवेशन की जाती है। इसकी वैरायटीज है लेट क्लस्टर, हाइब्रिड टू, एरोमेटिक, कॉमेट। और इसके लिए एक ड्राइंग कम बेलिंग यूनिट भी है जहां इसको सुखाया जाता है और इसको प्रोड्यूस, मतलब यूज करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए यूज करने के लिए उसको वो बनाया जाता है। तो वो है आपकी यूनिट जहलमान, JAHALMAN। तो याद रखना, अगर जहलमान गलती से पेपर में आ गया कि जहलमान किस चीज के लिए फेमस है, तो वो है हॉप्स के लिए। लेवेंडर की खेती, लेवेंडर की खेती जो है वो आपके किन्नौर के पीओ, रिकॉन्ग पीओ या पीओ, यहाँ पे की जाती है। लेवेंडर फेस्टिवल भी मनाया जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है? ये बहुत ज्यादा न्यूज में था। बताओ बताओ। जम्मू। लेवेंडर फेस्टिवल जो है वो जम्मू में मनाया जाता है और लेवेंडर की कल्टीवेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश में किन्नौर में हो रही है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लास्ट टॉपिक आज का है कांगड़ा टी। इतना ही आएगा, इससे ज्यादा प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ना। इकोनॉमिक सर्वे प्लस बुक्स का जो मैंने करवा दिया है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा ढंग से पढ़ लेना। फैक्चुअल वाला तो आप लोगों को याद हो ही जाएगा अगर 2-3 बारी रिवाइज करोगे। कांगड़ा टी वेरी इंपॉर्टेंट। अब समझो इसका हिस्ट्री क्या है, बिकॉज पेपर में आ सकता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कांगड़ा टी एलाइड में। ठीक है, या आपके एचएस में भी पूछ लेते हैं। कांगड़ा की जो टी की खेती है वो आपके ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है, तो 1852 में आपके डॉक्टर जैमसन, डॉक्टर जैमसन जो थे वो बोटानिकल गार्डन के सुपरिटेंडेंट थे। वो यहाँ पे आए और उन्होंने दिल्ली टी एस्टेट सेटअप किया। याद रखना, नाम जो बता रही हूं, दिल्ली टी एस्टेट, ये किसने सेटअप किया? डॉक्टर जैमसन ने। और इन्हीं डॉक्टर जैमसन ने चाइना के टी सीड लगाए थे। तो मतलब चाइना के चाय के सीड जो थे वो किसने इंट्रोड्यूस किए थे कांगड़ा में? जैमसन, डॉक्टर जैमसन। तो ये जो है इन्होंने जो है दिल्ली टी एस्टेट शुरू किया था कांगड़ा में। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आ रखा है। और 1866 में मेजर स्ट्रॉट, एक और ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर थे। ठीक है, मेजर स्ट्रॉट, स्ट्रॉट रखना नाम याद। इन्होंने भी यहाँ पे टी गार्डन परचेज किया था और उसका नाम रखा था निशान टी एस्टेट। ये भी पेपर में आ चुका है। तो निशान स्ट्रॉट और दिल्ली टी एस्टेट जैमसन, ये नाम याद रखने जरूरी है बहुत ज्यादा। ठीक है,
मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक नाम पढ़ाया, नाइल, जॉन नाइल, किससे एफिलेटेड था? हाँ, पालमपुर में, जिन्होंने बताया था कि यहाँ की लैंड जो है वो सुटेबल है। हाँ, ऐसे एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, ऐसे ही आप लोगों को याद भी रहेगा, ठीक है, पेपर में याद रखना। मेजर स्टॉट हो गया आपका निशान टी एस्टेट, और जैमसन जो हो गया दिल्ली टी एस्टेट। कांगड़ा टी को 1866 में गोल्ड मेडल मिला था, जब वहां पे टी की ऑक्शन फंक्शन चल रहा था लंदन में। तो ब्रिटिशर्स ने ये सब चीजें शुरू की थी। तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स यहाँ से आपकी कांगड़ा टी को लेके गए, वहां पे फेस्टिवल में, उसकी ऑक्शन फेस्टिवल में उसको दिखाया, और इसीलिए कांगड़ा टी को गोल्ड मेडल भी मिला था। एक और यहाँ पे छोटा सा दे रखा है, होल्टा टी एस्टेट, ये भी याद रखना है, ये कांगड़ा में ही है, और 1854, इसके बारे में कुछ नहीं लिख रखा है एक्स्ट्रा, बस बुक्स में मेंशन है 1854 में सेट हुआ था होल्टा टी एस्टेट। अब सभी को पता होगा, कांगड़ा में अर्थक्वेक आया था 1905 में, बहुत मेजर अर्थक्वेक था 1905 में। ये अर्थक्वेक आने की वजह से बहुत ज्यादा सारे टेम्पल्स आपके डिस्ट्रॉय भी हो गए हैं, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे अब रिस्टोर करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट कि कांगड़ा में आपका अर्थक्वेक आया था 1905 में। इस टाइम जो हुआ था वो आपकी जो होगी थी कांगड़ा टी की प्रोडक्शन जो होगी थी कम हो गई थी, मतलब उसकी जो खत्म ही हो गया था, मतलब ऐसे समझो कि जो आपकी पोजीशन थी ना कांगड़ा टी की ब्रिटिशर्स में कि वहां की टी बहुत ज्यादा फेमस है, तो वो पूरा ही उसकी जो वो है वो पैरामाउंट पोजीशन जो थी वो लॉस्ट हो गई थी। किसकी मदद, थोड़े टाइम बाद फिर CSIR पालमपुर जो है वो बनाया गया, ठीक है, रिसर्च जो है वो यहाँ पे शुरू की गई, जिसकी वजह से फिर से जो है आपका कांगड़ा की टी को रिवाइव किया गया, ठीक है। याद रखना कि कांगड़ा में भी सबसे ज्यादा जो है आपकी टी प्रोडक्शन होती है पालमपुर एरिया में, ठीक है। अब इसके रीजंस बहुत सारे हैं, ये डिक्लाइन भी हुआ था, बहुत सारे रीजंस में से कांगड़ा कांगड़ा टी का पीछे रह जाना आपके इंटरनेशनल लेवल में एक रीजन था, WTO। इंडिया जब WTO का सिग्नेटरी बना, सभी को पता है अगर WTO का सिग्नेटरी बन गया तो मतलब इंडिया में और कंट्रीज से भी इंपोर्ट के लिए अलाउ कर दिया गया था। अब और चाइना में टी लगती थी, और भी जगह होगी, बहुत सारी कंट्रीज है जहां पे टी लगती है, उन्होंने इंडिया में अपनी टी इंपोर्ट करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से कांगड़ा टी की वैल्यू डिक्रीज हो गई। वेरी इंपॉर्टेंट रीजन WTO। सोवियत यून हाँ जी, हाँ जी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ ये WTO? 1990, मैंने करंट अफेयर्स में कराया हुआ है ये। हाँ, 1995, कल की क्लास में ही कराया हुआ है, शायद से कल या परसों की क्लास में। 1995, परसों, कल परसों जब भी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, चलो यही बताएंगे। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और कितने मेंबर्स हैं इसमें? 164 मेंबर्स याद रखने हैं, पेपर में आजकल मेंबर्स पूछ रहे हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर्स हैं। अभी अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ था क्लर्क का, उसमें एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, उसके मेंबर्स पूछे हुए थे। क्यों? उससे 2-3 हफ्ते पहले ही उसमें जो है 2 मेंबर्स और ऐड हुए थे। तो जब भी कुछ न्यूज में आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स, वो याद रखने हैं। तो यहाँ पे WTO का वो था बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, कि जब WTO में इंडिया सिग्नेटरी बना, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया ने अपने आप को कर दिया कि हम जो है इंपोर्ट्स के लिए भी अपने ऑप्शंस खुले रखेंगे, जिसकी वजह से टी की डिक्लेनेशन होनी शुरू हो गई थी, और हो भी गई थी, ठीक है। ये रीजन है। दूसरा यही कि अर्थक्वेक जब आया उसकी वजह से काफी हद तक ये कम हो गया था। क्लियर? कांगड़ा टी का टॉपिक क्लियर हुआ? अभी मुझे चेक करने दो, नोट्स में से कुछ बचा तो नहीं है। अभी एक बारी देखो तो अपने नोट्स, कुछ मैंने छोड़ा था नहीं, क्योंकि मैं मिक्स करके पढ़ा रही थी ऊपर नीचे, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह। ये हो गया, फ्लोरिकल्चर हो गया, ये सारे पढ़ा दिए। एप्पल, एरिया अंडर एप्पल, ये भी हो गया। ये HPMC, HPMC जो है वो आपकी वो है फूड फ्रूट जूस प्रोडक्शन के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि पहली बारी जब से HPMC सेटअप हुई है
74 में ये सेटअप हुई थी। पहली बारी तब से लेके अब तक इसने 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर किया है। टोटल टर्नओवर इस साल हुआ है 120.30 करोड़। और जब भी पहली बारी कोई चीज हिमाचल प्रदेश में होती है तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एचपीएमसी जो मार्केटिंग आपकी वो है फूड प्रोडक्शन के लिए, जो फ्रूट से जो जूस की प्रोडक्शन होती है उसके लिए ये फेमस है। तो इसने पहली बारी आपका 120.30 करोड़ की प्रोडक्शन की है, जो पहली बारी 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर इसने कमाया है। स्कीम्स देख लो जल्दी जल्दी, ज्यादा कुछ खास नहीं है तो अभी इसको पढ़ लेना, मैं समझा देती हूँ ढंग से। हिमाचल पुष्प क्रांति, फ्लोरिकल्चर की प्रमोशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू की है, हिमाचल पुष्प क्रांति। बजट में 11 करोड़ रुपीस इसको सैंक्शन किए गए हैं। एंटी हेल नेट स्कीम, जब आपके मौसम खराब होता है, कभी कभी हेल्स बहुत ज्यादा, ओले बहुत ज्यादा पड़ जाते हैं जिसकी वजह से खेती खराब हो जाती है, तो उसके लिए एंटी हेल नेट स्कीम शुरू की है गवर्नमेंट ने। हॉर्टिकल्चर की डेवलपमेंट के लिए हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम। कीवी प्रोत्साहन योजना, कीवी कीवी की प्रोडक्शन जो है हिमाचल प्रदेश में होती है, आप सभी को पता होना चाहिए। और कीवी जो है थोड़े गर्म इलाकों में लगती है, तो हिमाचल प्रदेश में सोलन में कीवी जो है उसको प्रोड्यूस किया जाता है। और कुल्लू भी है शायद से, कुल्लू एंड सोलन, ठीक है, मेंशन कहीं नहीं है, बट कीवी जो है वो आपके हिमाचल प्रदेश में भी प्रोड्यूस होती है। और उसके लिए कीवी प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है, जिसमें जो है गवर्नमेंट 1 करोड़ रुपए सैंक्शन कर चुकी है। मुख्यमंत्री मधु विकास योजना, एक हमने बी कीपिंग सिरमौर से लिंक्ड पढ़ी, अब यहाँ पे एक और बी कीपिंग हनी प्रोडक्शन के लिए एक स्कीम शुरू की है, मधुमक्खी सॉरी मुख्यमंत्री मधु विकास योजना, 4.50 करोड़। ठीक है, ये आपका था हॉर्टिकल्चर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ में अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन या आपके एम्प्लॉयमेंट का मेंस का पार्ट देखो, एम्प्लॉयमेंट की जहां पे आपकी स्कोप है, तो वहां पे आप ये सब डाल सकते हो कि एनिमल हस्बेंड्री, अभी मिल्क प्रोडक्शन कम है, हम इसको बढ़ा सकते हैं अगर गवर्नमेंट में इसमें इनिशिएटिव ले, और गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी ले रही है। वैसे आप हॉर्टिकल्चर में भी लिख सकते हो कि इतना एरिया है, अगर गवर्नमेंट चाहे, और गवर्नमेंट ने टारगेट फिक्स भी किया है कितना एरिया और फूड प्रोडक्शन के अंडर लाने के लिए। फ्रूट प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए कितने हेक्टेयर टारगेट फिक्स किया है गवर्नमेंट ने? हाँ, 1224। ठीक है, बार बार रिपीट करेंगे, मैं ऐसे कराऊंगी यार आपको ना, पिछला पिछला बीच बीच में ना करा करा के तभी याद होगा ज्यादा। तो अगर क्लास में अटेंटिव रह के पढ़ोगे ना तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब लिखो करंट अफेयर्स आज के। एक तो मैं करंट अफेयर्स करा रही हूँ वो, प्लस सर जो है वो वीकली करंट अफेयर्स भी डालते हैं, आप लोगों ने देखा होगा ग्रुप में। उसमें से जो मैंने करा दिया उसको स्किप कर दो, बाकी के आपको जो दिख रहे हैं वहां पे वो ऐड ऑन कर दो। अच्छा सोर्स बन जाएगा, मेरे सोर्स प्लस सर के सोर्स प्लस जो सर मैगजीन देंगे। उसके बाद कॉन्फिडेंस से जाना पेपर देने कि ये करंट अफेयर्स मेरे को आते हैं, उसी में से आएगा, ज्यादा बाहर से नहीं आते, क्योंकि हम सोर्स छोड़ ही नहीं रहे, मैक्सिमम हमने कवर किए। तो ध्यान रखना, जो अप्रैल के 2 आपके करंट अफेयर्स के वीकली जो सर ने दे रखे हैं वो, प्लस जो मैं इस साल इस वीकली का मैंने लिखवाया है वो कर लेना। बिजिएस्ट एयरपोर्ट, इंडिया का बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाँ, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। ठीक है, ये जो है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल जो है उन्होंने ये डाटा मतलब आपका इंडेक्स जारी किया है, उसमें जो है इंडिया जो है वो 10th रैंक पे आती है। और इंडिया का भी 10th रैंक पे कौन सा एयरपोर्ट है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली में है ये। अभी रिसेंटली ईरान ने अटैक किया इसराइल पे, क्यों? इसराइल ने सीरिया पे अटैक किया, और सीरिया के अंडर जो है ईरान की एम्बेसी आती थी जहां पे उनके ऑफिसर्स थे, तो उनमें से ईरान के 2 ऑफिसर्स मर गए। तो ईरान ने रिटेलिएटरी काउंटर अटैक किया आपके इसराइल पे, जिसकी वजह से इसराइल ने डिफेंस ऑपरेशन शुरू किया है अपने आप को बचाने के लिए।
ऑपरेशन शुरू किया है। इस ऑपरेशन का नाम है आयरन शील्ड। दोबारा समझाऊं ये क्या चल रहा है इशू? ईरान है, इजराइल है। आप सभी को पता है इजराइल जो है वो हमास के साथ लड़ाई कर रहा है अभी, क्योंकि हमास जो था, हाँ, उसने क्या किया था, इजराइल पे मिसाइल्स लॉन्च कर दी थी। इजराइल जो है वो आपके अभी इस एरिया में लड़ रहा है। तो इजराइल ने क्या किया, सीरिया पे भी अटैक किया थोड़े टाइम पहले। तो जब इन्होंने सीरिया पे मिसाइल से अटैक किया, तो सीरिया में जो ईरान की एम्बेसी थी, सभी को पता होगा, अलग अलग कंट्रीज में किसी भी और कंट्रीज जो वहां पे जहां पे उनके लोग रहते हैं उसके लिए एम्बेसीज होती है। तो यहाँ पे सीरिया में जो ईरान की एम्बेसी थी उसमें जो है 2 लोग मर गए। अब ईरान को कुछ तो बताना था कि हम चुप नहीं रहते, हम एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है। तो इन्होंने क्या किया, आपके इजराइल के ऊपर लॉन्च कर दिए अटैक। अब इजराइल ने वापस काउंटर अटैक करने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। ऐसे ऐसे ऑपरेशंस न्यूज में आते हैं तो वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत बारी पेपर में आ रखे हैं। एक ऑपरेशन का नाम दे रखेंगे, कोई बोलेंगे ये कौन सी कंट्री के साथ लिंकअप था। तब ईरान जो है वो मिसाइलें वो करी जा रहा है इजराइल पे लॉन्च। ठीक है, तो इजराइल जो है वो आपस दोबारा से उसको डिफेंस करने के लिए, अपने एरिया को डिफेंस बचाने के लिए उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है आयरन शील्ड। याद रखना आयरन शील्ड, ये कौन सी कंट्री के साथ एफिलेटेड है ये ऑपरेशन? इजराइल। वेरी इंपॉर्टेंट। आयरन शील्ड, IRON, आयरन शील्ड, SHIELD। वैसे तो स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रिसेंटली स्पोर्ट्स के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं HS और एलाइड में। ठीक है, रिसेंटली पेपर कंडक्ट हुआ था जो क्लर्क का, उसमें भी एक क्रिकेटर का नाम दिया था और पूछा था ये क्रिकेटर जो है वो कौन सी उससे कंट्री से लिंक आता है। वो भी पता है क्या क्यों दिया था? क्योंकि वो जो नाम था ना मिलता जुलता, वो इंडियन से था। अब मिलता जुलता क्या, इंडियन नेम ही था। अब इंडियन ओरिजिन के लोग जो है वो हर जगह बसे हुए हैं। ठीक है, तो अलग अलग कंट्रीज में जाके बस गए, वहां की उन्होंने अपनी वो PR ले ली है, तो अब वहां के सिटीजन बन गए। तब बच्चे कंफ्यूज होते हैं पेपर में अगर ऐसा कोई नाम हो जाए कि ये तो इंडिया का ही होएगा। तो एक और ऐसा नाम है दीपेंद्र सिंह एरी। दीपेंद्र सिंह एरी, DIPENDRA, दीपेंद्र सिंह AIREE। ये एक क्रिकेटर है। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, अगर किसी को थोड़ा न्यूज में हो, 2-3 दिन से बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहे हैं। ये है नेपाल, नेपाल। इन्होंने क्या किया है, अब पता नहीं कुवैत, पता नहीं कौन सी कंट्री के साथ नेपाल का मैच था, उसमें इन्होंने 6 बॉल पे 6 सिक्सेस मारे हैं। ठीक है, नेपाल के हैं ये दीपेंद्र सिंह एरी। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये कौन सी कंट्री के क्रिकेटर है, क्योंकि नाम जो है वो इंडिया से मिलता जुलता है। ऑलरेडी 2 क्रिकेटर है जो, फर्स्ट टाइम नहीं लिखना, ठीक है, कि फर्स्ट क्रिकेटर, 2 क्रिकेटर्स है जो ऑलरेडी 6 बॉल में 6 सिक्सेस मार चुके हैं। एक है, कौन कौन से 2? नहीं नहीं नहीं, धोनी नहीं। एक युवराज सिंह, और दूसरा पोलार्ड। ये याद रखना, ठीक है। फर्स्ट टाइम नहीं है कि किसी ने 6 सिक्सेस मारे। युवराज भी हो गया, पोलार्ड भी और मेरे ख्याल से यार एक और यशस्वी जायसवाल भी था, उसने भी मारे थे, वो भी न्यूज में था, है ना। यशस्वी जायसवाल। तो याद रखना कि ये पहले नहीं है कि इन्होंने मारे हैं। बस ये याद रखना कि ये कौन सी कंट्री से, नेपाल से, क्योंकि इनका नाम जो है वो मिलता जुलता है आपका इंडियन नेम की तरह। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक और क्वेश्चन आया हुआ था अभी क्लर्क के पेपर में, नाम दिया हुआ था कौन सी कंट्री से, वो बंदा इंडियन ही लग रहा था, सिंह पंजाबी था कोई, और वो पता कौन सी कंट्री से, जो सोच भी नहीं सकता, फीजी, FIJI। मतलब USA, कनाडा, ऐसे में तो चलो माना कि इंडिया का ओरिजिन के लोग रह रहे हैं, बट वो बिल्कुल ही ऐसे हो गया था कि फीजी। तो ये करंट अफेयर्स जिसको पढ़े होंगे उनको आता होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था इससे रिलेटेड। अब और लिखो,
हाँ, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुआ है? 1944। मैंने बोला जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एस्टैब्लिश्ड ईयर याद रखना है। 1940 1944। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। न्यूज में इसलिए है कि रिसेंटली इन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है और इनका मैनेजिंग डायरेक्टर वही अपॉइंट हुआ है जो पहले थे। तो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। क्रिस्टलिना, KRISTALINA, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। और ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर है लेडी, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? बुल्गारिया। इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपके मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिया, ये दोबारा से बने हैं या अभी भी यही थे, दोबारा से इलेक्शन कंडक्ट करा के फिर ही को इन्हीं को सबसे ज्यादा वोट्स मिले और ये फिर से इलेक्ट हुए हैं। तो ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है लेडी? बुल्गारिया। ये इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट एयरपोर्ट कार्गो, कौन सा एयरपोर्ट लार्ज एयरपोर्ट कार्गो? इस क्वेश्चन को छोड़ दो, एयरपोर्ट कार्गो कैसे हो सकता है? कोई नहीं। COP 29। हाँ, ये में से गलत लिखो गया कुछ, चलो इसको मैं देखती हूँ अभी। COP 29, COP 29 क्लाइमेट चेंज से होती है। क्लाइमेट चेंज के इशू डिस्कस करने के लिए होती है। COP 28 रिसेंटली कंडक्ट हुई थी 1 साल पहले। तो अब जो COP 29 होगी वो होगी बाकू, अजरबैजान। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। COP 29 जो हो रही है वो अब जब कभी भी होगी वो होगी बाकू। बाकू जो है वो अजरबैजान में है। हाँ, ये COP 29 जो है बाकू अजरबैजान, क्लाइमेट चेंज के लिए ये होती है। ठीक है। अब ईरान, हमने इराक पढ़ा हमने न्यूज में। ईरान, हाँ हाँ, ईरान, ईरान पढ़ा ना। यार ईरान ईरान करी जा रही हूँ। ईरान की बॉर्डर कंट्रीज कौन कौन सी है? लिखो। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, अर्मेनिया, तुर्की। अब इसका नाम तुर्के हो गया है, ठीक है, तुर्के, अर्मेनिया, तुर्के, इराक, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ईरान जो है वो लैंडलॉक्ड कंट्री है कि नहीं? कौन सा वो टच होता है इसके साथ? पर्शियन गल्फ, ठीक है। पर्शियन गल्फ मतलब वो होता है इंडियन ओशियन का, ये वो रेड सी और रेड सी नहीं, सॉरी, स्ट्रेट ऑफ हार्मोस है। यहाँ पे पढ़ोगे आप लोग ज्योग्राफी में, बट वहां पे पर्शियन गल्फ है। तो ईरान जो है वो लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, याद रखना है। ठीक है। ये था आपका करंट अफेयर। अब क्वेश्चन जो था 2-3 साल पहले ऐसे आ रखा था कि ईरान जो है वो कौन सी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और उसी से रिलेटेड आते हैं जो आपके करंट अफेयर्स में कंट्रीज होती है। आज हमने कंट्री पढ़ी बुल्गारिया, है ना, जो मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुई है क्रिस्टालिनिया जॉर्जिया। बुल्गारिया का आपने कल मैप, मतलब वही कि कौन सी कंट्री से बॉर्डर शेयर करके आता है, ये लिख के लाना है। क्यों बोल रही हूँ? हम रोमेनिया कर चुके हैं, हम यूक्रेन कर चुके हैं, उसी के साथ जो है नीचे को बुल्गारिया है। तो अगर आप एड ऑन करते जाओगे तो आपका पूरा जो है यूरोप का मैप तैयार होता जाएगा। यूक्रेन हमने कर लिया, स्लोवाकिया हमने कर लिया और रोमेनिया हमने कर लिया। रोमेनिया के साथ बॉर्डर टच करता है बुल्गारिया।
तो जहां आपने रोमानिया का लिखा है वहां पे बुल्गारिया के साथ देखना। रोमानिया जो है वो बुल्गारिया के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो अब जब वहां लिखोगे तो बुल्गारिया जो है एक कंट्री होगी जिस रोमानिया के साथ शेयर करेगा। तो कहने का मतलब है जो भी हम कंट्रीज पढ़ चुके हैं उतनी ही याद करो, पेपर में उसी से आएगा। और अगर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बन जाएगा तो आप अपने आप ही एक्सपैंड करते करते मैप पूरा याद हो जाएगा आपको, यूरोप का, वेस्ट एशिया का। ठीक है। लास्ट, चंगमा ट्राइब कौन सी स्टेट, सॉरी यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है चंगमा ट्राइब? लद्दाख। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब आपका होमवर्क ये है कि सर के ने जो वीकली करंट अफेयर्स करा दिए पिछले दो, उन दोनों को ऐड करके, जो हम ये 6 या 7 डेज से लिख रहे हैं, इन दोनों को ऐड करके बना लो। अच्छे करंट अफेयर्स बन जाएंगे अप्रैल के एटलीस्ट। और बाकी जो मार्च के हैं सर कंपाइल करके आप लोगों को दे देंगे, जनवरी फरवरी मार्च के सर कर रहे हैं अभी कंपाइल, तो सर ने बोला था मैं इकट्ठे ही दे दूंगा। ठीक है। रिवाइज करके आना, साथ साथ रिवाइज करोगे, पेपर आने वाला है थोड़े टाइम में, एलाइड और एचएस का भी आ जाएगा, तो साथ साथ याद करोगे, इजी रहेगा, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू एवरीवन।